लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन in two variable। एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर है 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है बीजगणित के आधार पर, बीजगणित के आधार पर संख्या, यानी कि बीजगणित के आधार पर, अलजेब्रा के आधार पर संख्या कितना प्रकार का होता है। तो संख्या दो प्रकार का होगा, एक होगा चर और दूसरा होगा अचर, यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। यही हम लोग का संख्या दो प्रकार से हो जाएगा, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। बीजगणित के आधार पर चर और अचर। चर क्या होता है? चर का अगर आप अर्थ देखिए तो चर का अर्थ होगा चलने वाला। चर का अर्थ होता है चलने वाला। चलने वाला का मतलब क्या होता है? कोई संख्या ऐसा थोड़ा होता है कि कॉपी पर लिखे और चलने लगे। तो चलने वाला का अर्थ होगा यहाँ पर किससे? बदलने वाला से, यानी कि जिसका मान हमेशा बदल जाए उसको हम लोग कौन सा संख्या कहेंगे? चर संख्या कहेंगे। जिसका मान बदल जाए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि माना कि पिता की आयु 100 वर्ष, माना कि पिता की आयु 100 वर्ष, संतरे का मूल्य 100 रुपया। मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं कि ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर कभी x का मान दूसरा आएगा, यहाँ x का मान दूसरा आएगा, यहाँ x का मान दूसरा आएगा, यानी कि मान बदलते जा रहा है। तो इस तरह को हम लोग क्या कहेंगे? चर कहेंगे। और अचर जिसका मान जो हो नहीं बदले, अ मतलब होता है नहीं, और चर मतलब आप लोग समझ ही गए हैं, बदलने वाला। तो जो नहीं मान बदले जिसका, उसको हम लोग कहेंगे अचर। यहाँ तक तो बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चर में क्या होगा। तो चर में हम लोग लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर। क्या हो जाएगा? तो चर हो जाएगा। इसमें हम लोग जैसे कि A B C, इसी प्रकार हम लोग लिख दिए, मान लीजिए X Y Z, इस तरह से हम लोग लिख दिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? चर कहेंगे। लेकिन एक बीजगणित में ही आता है I। I जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, ग्रीक भाषा आयोटा से बना हुआ। तो इसलिए हम लोग जनरली यहाँ पर I नहीं लेंगे। लेकिन अगर लिख दिया जाए कि I क्या है, एक चर संख्या, तब हम लोग वहाँ पर हम लोग चर मानेंगे। नहीं तो ऐसे जनरली हम लोग I को इमेजिनरी संख्या में लेते हैं और इसका मान होता है √(-1)। अब अचर क्या होगा? जिसका मान नहीं बदले। तो इसमें हम लोग ले लेंगे, इसमें हम लोग लेंगे कोई भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या। कोई भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या अगर हम लोग ले लें तो किस में चला आएगा? अचर में। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1, 2 -1/2
3.5 √7 √-3 इत्यादि। ये कौन सा संख्या हो गया? तो अचर हो गया, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो चर कहेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब जैसे कि हम लोग कुछ इक्वेशन बोर्ड पर लिख रहे हैं, और उसमें से आप लोग खुद पहचानिएगा कि कितना चर वाला समीकरण है। अब जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 5x + 3 = 7। अब बताइए कि कितना चर वाला समीकरण है? तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजी वर्ण वाला का जो अक्षर होता है उसी को हम लोग चर कहते हैं। तो यहाँ पर यही ना एक चर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया जाता 5x + 3y = 7। अब बताइए कि क्या है, कि 1 वेरिएबल होगा कि 2 वेरिएबल होगा? तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह चर आया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो गया। अगर हम लोग लिख देते 3x + 5y + 3z = 11। अब ये कितना चर का होगा? तो चर कहाँ कहाँ आया है? यहाँ, यहाँ और यहाँ, 3 जगह आया है ना, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 3 चर वाला समीकरण है। 3 वेरिएबल का हो गया। अच्छा, मान लीजिए हम लोग ऐसे लिख देते 5x + 2 = 3x + 7। अब पूछा जाए कि कितना चर वाला समीकरण है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक चर यहाँ आया और यहाँ आया। तो बहुत लोग कहेंगे कि इसको हम लोग 2 चर वाला समीकरण कहेंगे, लेकिन इसको हम लोग 2 चर वाला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो चर आया हुआ था वो सब अलग अलग था, और ये सब सेम है, समान है, एक जैसा है, इसलिए हम लोग इसको एक ही काउंट करेंगे। और कितना चर वाला होगा? तो एक चर वाला समीकरण होगा। यानी कि आप लोग अब आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा समीकरण कितने चर का है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? तो बहुपद में आप लोग जान चुके हैं कि जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि 1 के बराबर जिसका घात आएगा उसी को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक कहेंगे। तो यहाँ जैसे हम लोग जब लिख रहे हैं x, तो यहाँ पर x का पावर कितना रह रहा है? 1 रह रहा है, इसलिए हम लोग इसको रैखिक कहें। और ऐसे भी रैखिक का मतलब होता है सीधा। तो जब हम लोग इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा मिलेगा, एक सीधा रेखा मिलेगा, इसलिए भी हम लोग यहाँ पर रैखिक कह रहे हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इस सब कितना चर का समीकरण है, और इसको हम लोग रैखिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी घात x का 1 आ रहा है, यहाँ पर भी जो भी चर राशि प्रयोग हुआ है सबका घात कितना है? 1 है, इसलिए हम लोग इसको रैखिक समीकरण कर रहे हैं। यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है, लेकिन पहले हम लोग 1 चर वाले रैखिक समीकरण की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 1 चर वाला समीकरण सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो पहले हम लोग 1 चर समझते हैं और उसके बाद फिर 2 चर वाला को बताएंगे, जिससे कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से समझ सकें। अब यहाँ हम लोग जैसे देख रहे हैं, 1 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा उसको हम लोग को लिखना है। यहाँ होगा ax + b = 0। हम लोग लिखेंगे जहां a और b अचर है, किंतु a बराबर नहीं होगा 0 के।
ऐसे तो आप लोग को पता है कि ए बी सी जितना भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होता है सब होता है चर, लेकिन यहाँ हम लोग कोई अचर मान ही रखेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर अचर मान लिए हैं और इसमें x को हम लोग चर वेरिएबल हम लोग x को माना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि a और b यहाँ क्या है, अचर है, किंतु a 0 के बराबर नहीं होगा। अचर में तो कोई भी मान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग a जो लेंगे उसको हम लोग 0 के बराबर नहीं लेंगे। बात तो समझ में यहाँ तक आ चुका होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बराबर हम लोग जैसे यहाँ पर लिखे, यहाँ पर प्लस है और बराबर की इधर जाएगा तो किस में चेंज होगा, माइनस। माइनस है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस। फिर अगर गुना होता तो बराबर की इधर जाएगा तो भाग में, और भाग अगर होता तो इधर जाता तो गुना में चेंज होता। तो आप लोग को पता ही है। अब हम लोग इस पर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए कि हल कर, हम लोग को हल करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा जाए x + 3 = 5। अब इसको हम लोग को हल करना है, इसको सॉल्व करना है। हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ आगे लिखेंगे x = 5 और जो भी अचर है उसको हम लोग एक साइड करेंगे, यानी कि 3 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो 3 तो इधर चला गया, लेकिन अब इसका चिन्ह क्या था, प्लस। अब बराबर के उधर ले जाने से इसका चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x = 2। बात समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ लिख दिया जाए 2x + 5 = 6, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते, 2x रहने देते और लिखते 6, इधर जाता तो -5 हो जाता। अब 2x, अब इसमें से इसको घटा लेंगे 1, इसलिए x = 1/2। ये तो शायद समझ में आप लोग को आ ही रहा होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग एक चर वाला समीकरण सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चैप्टर में आते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो कि हम लोग को पढ़ना है। ये सब आप लोग को नीचे की क्लास में पढ़ लेना था। अब हम लोग अपने चैप्टर में आते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप ये क्या होगा, तो होगा ax + by = c, या फिर हम लोग इसी को लिख सकते हैं ax + by + c = 0। दोनों फॉर्म में होता है। हम लोग इसमें हम लोग लिखेंगे जहाँ ये भी सही है और ये भी सही है, हम लोग लिखेंगे जहाँ a b c अचर, हम लोग यहाँ पर a b c को अचर मान लेंगे। होता है चर, लेकिन हम लोग मानेंगे यहाँ पर अचर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम लोग अचर मान ही रखने वाले हैं, नॉन वेरिएबल ही कोई हम लोग रखेंगे यहाँ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं किंतु a बराबर नहीं होगा 0 के और b भी बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि अगर a 0 के बराबर रख दिया जाए तो यहाँ वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तब इसमें केवल एक ही चर बच जाएगा। लेकिन हम लोग को तो 2 चर वाला लेना है। अब इसी के तरह b में भी अगर 0 रख देंगे तो यहाँ पर मात्र एक ही चर बचेगा। अगर दोनों 0 हो जाता तो चर गायब भी हो जाता इसमें से, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं ax + by + c = 0, जहाँ a b c अचर है लेकिन a और b 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसको हल करने का कुछ विधि होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुछ विधि है, उसको हम लोग जानते हैं, कुछ मेथड है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आता है जैसे कि ग्राफीय विधि,
फिर लुप्तीकरण या विलोपन विधि, फिर होगा प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद होता है तुलनात्मक विधि, फिर होगा ब्रज गुणनखंड विधि, और एक और होगा अनुपात निर्णय। हम लोग 10th में इतना ही मेथड से हम लोग हल करने का जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें ग्राफीय विधि तो ग्राफ पेपर पर पढ़ना है, इसको फिर बताया जाएगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लुप्तीकरण या विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड जो होता है हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग आइए समझिए कि लुप्तीकरण या विलोपन से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग लिख रहे हैं हेडिंग में लुप्तीकरण या विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग एक ट्रिक लिख रहे हैं जिससे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करने में आप लोग को सुविधा हो। इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं कि यदि समान चिन्ह हो तो समीकरण युग्म को घटाते हैं। अगर समान चिन्ह आ जाए तो हम लोग समीकरण युग्म को क्या करेंगे, घटा कर लिखें। और यहाँ लिखा जाए कि यदि असमान चिन्ह हो तो समीकरण युग्म को जोड़ते हैं। समान कहने का मतलब क्या होगा कि दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, और असमान कहने का मतलब कि एक प्लस होगा और दूसरा माइनस हो जाएगा। यहाँ तक तो बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो आइए प्रश्न की तरफ, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें प्रश्न का। मान लीजिए कि हम लोग लिख लिए 5x + 3y = 8, 3x - 3y = 0। इसको समीकरण 1 और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण युग्म है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो यहाँ पर जोड़ा में समीकरण दे दिया है, 2 समीकरण दे दिया है। तो अब हम लोग में इसमें x का और y का मान निकालना है। हम लोग इसको समीकरण 1 और इसको 2 माने हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे गुणांक किसका बराबर है। तो यहाँ पर x के बगल में कितना लिखा है 5, यहाँ पर x के बगल में 3, यानी कि दोनों का गुणांक आपस में बराबर नहीं है। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक y के बगल में देखिए 3, यहाँ पर भी 3, दोनों सेम दिख रहा है। तब इसके चिन्ह पर हम लोग विचार करेंगे। अब जो बराबर नहीं है उसको नहीं देखेंगे, जो बराबर है हम लोग उसी पर जाएंगे। तो बराबर कौन है, y के बगल वाला, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह क्या है माइनस। दोनों का चिन्ह समान है कि असमान है, तो असमान है क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, असमान चिन्ह है। तो हम लोग असमान चिन्ह के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिखवा चुके हैं यहाँ पे कि यदि असमान चिन्ह हो तो समीकरण युग्म को जोड़ते हैं। तो हम लोग बिना किसी सोचे विचारे हम लोग यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ने के लिए लिखे हैं बता दिए हैं, क्योंकि चिन्ह क्या है असमान है, तो हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पर लिखिए 5x
प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 जोड़ना है। तो प्लस वाला और माइनस वाला ही तो कट गया ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा जोड़ने पर 8x और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 8। अब कट जाएगा एक बार में, इसलिए x बराबर मान कितना आ गया तो 1 आ गया। बात तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इस x का मान उठाकर समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी हम लोग रख सकते हैं, हम लोग का y का मान निकल जाएगा। तो लिख रहे हैं हम लोग कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर किसी को 2 में रखना हो तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब हम लोग को x का मान रखना है यहाँ, तो x को हम लोग हटा देंगे जहाँ x होगा। इसके दोनों के बीच में गुना का संबंध था, तो हम लोग यहाँ से x हटाए तो यहाँ पर देंगे गुना और यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे। अगर y का मान निकला होता तो हम लोग y के जगह पर मान रखते, x जो का त्यों रह जाता। अब हम लोग आगे इसको लिखेंगे, इसको गुना करेंगे तो 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अभी आप लोग जाने हैं कि चर को एक साइड और चर को एक साइड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3y इज इक्वल टू 8 और 5 को उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -5 हो गया। अब यहाँ क्या होगा 3y इज इक्वल टू 3, इसको हम लोग काटेंगे, मान कितना गया 1, तो इसलिए y बराबर 1। तो हम लोग मान निकाल चुके हैं यहाँ की, अतः x बराबर कितना आया 1 और y बराबर 1। यही आंसर हो गया। अगर कोई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, x बराबर y बराबर 1, दोनों बराबर है इसलिए बराबर देके और जो आया है उसको लिख दिया। बात तो समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद आप लोग को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे, जिसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया जाए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 दोनों तो बराबर है, तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, यहीं का चिन्ह देख लेंगे। इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह क्या है माइनस। तो अब प्लस और माइनस का चिन्ह असमान है, तो हम लोग इसको समीकरण को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चिन्ह असमान है तो जोड़ना है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 या माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये तो कट गया। अब यहाँ कितना आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 8, 8 से 8 कैंसिल किए, 1 आ गया, इसलिए y बराबर मान आ गया 1। अब हम लोग y का मान समीकरण किसी में रख देंगे, 1 या 2 में। तो लिख रहे हैं हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर, हम लोग समीकरण 1 में हम लोग y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3 गुना y का मान 1 बराबर 7। तो यहाँ कितना आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब 2x बराबर 7, प्लस में 3 इधर आएगा -3। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 4, इससे इसको हम लोग काटेंगे, 2 बार में कट गया, इसलिए x बराबर मान कितना आ गया 2 आ गया। हम लोग लिख देंगे यहाँ, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। समझ में तो यहाँ तक आ चुका होगा। अब इसमें कुछ कंडीशन भी आता है कि जैसे कि हम लोग समीकरण का कोई ऐसा स्थिति होगा जिसमें हम लोग x y का मान नहीं निकाल पाएंगे, तो
उसका कंडीशन हम बाद में क्लियर करेंगे, इसी में हम लोग आगे लिखवाएंगे। अभी आप लोग का शुरुआत किया गया है तो उसमें आप लोग को समीकरण सॉल्व करने का बताया गया है। धीरे धीरे इसमें बहुत डिटेल्स में इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम आप लोग को लिख देते हैं बोर्ड पर, जिससे कि आप लोग सॉल्व करके इसको रखिएगा, या फिर आप लोग अपने बुक से भी इसको खोज कर और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और बुक से भी आप लोग प्रॉब्लम खोज कर उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर हम लोग इसके आगे वाले पार्ट में मिलेंगे, जिसमें कि इसमें तो बताया गया है कि असमान चिन्ह होगा तो हम लोग समीकरण को जोड़कर बनाएंगे, और फिर अगले पार्ट में हम लोग बताएंगे कि घटाकर बनाएंगे। और फिर उसके बाद बताया जाएगा कि जब गुणांक बराबर नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे। धीरे धीरे आप लोग में स्टेप बाय स्टेप इसको समझाते हुए जाया जाएगा, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आपका बाकी न रह जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।